धन्यवाद अंकित जी। सभागार में उपस्थित आज के इस एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग है विशेष तौर से शिक्षकों के लिए। इसकी अध्यक्षता कर रहे दून विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, और हम सबको जिनका मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त होता रहता है और जिन्होंने देश के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला, और ये निष्कर्ष निकला, भाई साहब आ जाएं, जो निष्कर्ष डॉक्टर भालचंद जी ने अपनी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड दिखाई, सा विद्या या विमुक्ति। तो विद्या जो मुक्ति दे, यानी हमें ज्ञान हो के हम मुक्त हो गए, ऐसा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, समाज के निर्माण में अपने आप को न्यौछावर करता है, अपने आप को उसमें तल्लीन करता है। ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय आदरणीय प्रांत प्रचारक जी डॉक्टर शैलेंद्र जी, और जिनके मार्गदर्शन में अभ्युदय भारत और कई पाक्षिक मिलन में आपका सानिध्य और पाथेय आपका बौद्धिक हमें प्राप्त होता रहा, ऐसे हमारे माननीय विभाग प्रचारक श्रीमान धनंजय जी भाई साहब, और विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आज लगभग 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनके लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है। दून विश्वविद्यालय के हमारे डीन प्रोफेसर आर.पी. ममगाई जी, देश के चुनिंदा अर्थशास्त्रियों में आपने बहुत पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे काम किया, और आज उत्तराखंड के लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है सोशल और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सेक्टर में। और हमारे एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स के डीन पिछले 6 वर्षों से लगातार 2% साइंटिस्ट में हैं प्रोफेसर सुथार साहब, जो अभी इसके बाद जो मार्गदर्शन करेंगे हम सभी शिक्षक साथियों का कि कैसे हम पब्लिकेशन को आगे बढ़ाएं। और जब आप चेक करेंगे गूगल में तो इनके सारे साइटेशन इंडेक्स वगैरह आपको सब दिखेंगे। उनका उद्देश्य है नोबेल की ओर कैसे बढ़ा जाए, तो उस मार्ग में पेटेंट और साइटेशन और इंडेक्स सब होता रहता है। ऐसे प्रोफेसर सुथार साहब और प्रोफेसर ध्रुव कुमार जी, डॉक्टर अभय जी हमारे वो मार्गदर्शक हैं जो हमें ये बताते हैं कि कैसे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखना है। तो जब कभी भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे डॉक्टर साहब सबके प्रिय डॉक्टर अभय जी और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के हमारे शिक्षक साथी। 2015 में पाक्षिक मिलन का कार्यक्रम शुरू हुआ। संक्षेप में मैं थोड़ा सा, मुझे क्योंकि बताया गया कैपेसिटी बिल्डिंग को के महत्व को रेखांकित करना है, और मैं 2016 में यहाँ पे आया। तो मैं यहाँ आने से पहले विद्यार्थी परिषद में जिला प्रमुख का दायित्व था, तो मुझे कहा गया कि आप शेखावत जी से मिल लें। उनसे मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि दिन भर यहाँ पे विद्यार्थी हड़ताल में रहते थे और दिन के समय में जा नहीं पाता था। मैं शाम को जब गया तो कार्यालय में मुझे जो मिला, उन्होंने कहा आप तिलक रोड पे जाएं तो हो सकता है वहाँ मिलें। तिलक रोड पे जब मैं गया तो वहाँ भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे प्रोफेसर्स, उस समय भाई साहब अब तो काशी चले गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रोफेसर्स आते हैं, आप भी थर्सडे को किसी दिन आना। तो उसके बाद पाक्षिक मिलन में लगातार जाना हुआ। पाक्षिक मिलन में सभी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर्स, शोधार्थी जो समसामयिक विषय होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। और महत्वपूर्ण दिन मुझे इसलिए एक याद आता है कि कारगिल विजय दिवस पे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के साथ मिलकर के जो 370, 35A और जो विषय थे उन पे चर्चा की, और 10 दिन के बाद 5 अगस्त को पार्लियामेंट में वो विषय आ गया। तो ये लगा कि हम लोगों का चिंतन और जो विमर्श है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस प्रकार के कई विषयों पे हमने डेमोग्राफी चेंज पे भी किया। डेमोग्राफी पे एक किताब भी प्रज्ञा प्रभाव में पब्लिश हो रही है, लेकिन हम लोग हिमालय हुंकार और जो भी पत्रिकाएं हैं विमर्श के माध्यम से उसमें कार्य करते रहते हैं। अभी पिछले दौर में ये आया कि हमको अभ्युदय भारत के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच में कार्य करना है, जैसे कि प्रोफेसर भालचंद जी ने अपने प्रेजेंटेशन में हम सबको बताया कि 2 लाख विद्यार्थी हैं, इतने शिक्षण संस्थान हैं और इतने विश्वविद्यालय हैं कई दर्जनों, तो उन विद्यार्थियों के बीच में बैठ करके हमको कार्यक्रम करने चाहिए।
एक दिन विषय ये आया कि मैंने क्योंकि ऐसा कुछ दिन रहा होगा कि विवेकानंद जी पे क्लास में बात की, तो हमने पूछा भाई स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते हैं? तो हमारे एक विद्यार्थी ने कहा सर कि जो गोल्फ खेलते हैं। तो ये लगा कि स्वामी विवेकानंद जी को आपके युवाओं का कनेक्ट नहीं है, तो मुझे थोड़ा शॉकिंग तो लगा, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर मैंने पूछा कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, तुम्हारे पिताजी माँ की क्या उम्र रही होगी? तो पूरी क्लास में 80 से 80 टू 84 85 के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वो कालखंड रहा, वो जो दौर है, उसमें हमने शिक्षा में डिग्रियां तो जरूर ली हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति में कहीं ना कहीं हम कहीं मिसिंग रहे। 2 दिन पहले की घटना है, मैं एक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रोफेसर्स के इंटरव्यू में था, नाम तो नहीं बताना है, और वहाँ पे वाइस चांसलर उनकी प्रेस ही पढ़ते हैं जब कोई भी कैंडिडेट आता है। तो एक ऐसा कैंडिडेट था जिनका मास्टर्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से था। तो कुलपति जी ने कहा कि आपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ये उपाधि प्राप्त की है? बोले यस सर। तो बोले जानते हैं देवी अहिल्या कौन थी? तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं। फिर कहा कि सर इन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। तो वाइस चांसलर और जो लोग बैठे थे बहुत हंसे, बोले इन्होंने विश्वविद्यालय नहीं बनाया, इनके नाम से विश्वविद्यालय है। तो मैडम ने भी जिक्र किया, ये लेवल हो चुका है हम लोगों का, हम मतलब शिक्षकों का। तो इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग पे ये कार्यक्रम रखा गया कि हम क्या विद्यार्थियों के बीच में बताएंगे जब हम खुद उस विश्वविद्यालय के बारे में, जहाँ से हमने उपाधि प्राप्त की, जिसके नाम पर है, जब हमको खुद उसका ज्ञान नहीं है। हर विश्वविद्यालय का अपना एक लोगो है, और ये आज़ादी के बाद बने हों चाहे आज़ादी से पहले बने हों, हमारे जो ज्ञान परंपरा रही है वहाँ से हमने उनको उद्धृत किया है। हमारा जैसे दून विश्वविद्यालय का ज्योतिर्वर्णी तमसो विजानन, यानी कि ज्ञान की ज्योति अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। ऐसे ही ऋग्वेद से लिया गया कि आनो भद्रा कर्तव्यंतो विश्वतो, यानी कि जो भी नोबल थॉट हैं विश्व के किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं उसका हम स्वागत करें। ये सहिष्णुता, टॉलरेंस की हमारी संस्कृति रही है। कितने लोग हैं जिनको अपना ये विज़न याद है या रहता है? और तो मैं तो इंटरव्यू में ये भी पूछता हूँ कि आपका विश्वविद्यालय का जो विज़न डॉक्यूमेंट है वो क्या विज़न बता दीजिए आप। तो ये बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड यह है कि विद्यार्थी को स्वामी जी के बारे में नहीं मालूम, और शिक्षक को उस विश्वविद्यालय के जिसके नामकरण जिसके नाम से हुआ उस महापुरुष के बारे में नहीं मालूम। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये उपाधियाँ तो ऑनलाइन मोड में भी हैं, क्रेडिट भी ले सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग भी है, तो कहीं से भी आप डिग्री ले लेंगे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें निश्चित रूप से अपने आप को खपाना होगा। और इसलिए खपाने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षक ही समाज का आदर्श है, सोशल रोल मॉडल है, इंटेलेक्चुअल लीडर है और मॉरल एग्जाम्पल है। क्योंकि शिक्षक को लोग बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विद्वतम च निर्वतम च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वतम च निर्वतम, यानी विद्वान और राजा की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा तो अपने देश का है लेकिन विद्वान सबका है। वो बॉर्डरलेस है, उसकी ज्ञान की ज्योति सब जगह फैलेगी, वो जहाँ भी जाएगा उसको आगे प्रज्वलित होना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो आज के कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में जो पाक्षिक मिलन में जिक्र हुआ वो ये हुआ कि शिक्षक जब कक्षा में जाए, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे किसी भी सोशल साइंस का हो, लिटरेचर का हो, मैनेजमेंट का हो, तो ज़रूर उन बातों पे जिक्र करे जो उस विषय से भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने जिक्र भी किया और माननीय कुलपति महोदया ने तो पूरे विस्तार से पूरा भरतहरि के नाट्यशास्त्र से लेकर के और पूरी जो ज्ञान परंपरा थी उसके बारे में विशेष तौर से रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे लोगों ने उसका उपयोग किया और हम कैसे उससे पीछे हटे। तो पहले तो हमें अपने भाव को समझने की आवश्यकता है कि हम किसी से कंपैरिजन हमारे होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य अलग है। स्वामी विवेकानंद जैसे आदर्श शिक्षक ने ये बताया कि शिक्षक ने विद्यार्थी ने कि विद्यार्थी क्या होता है, और रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया कि शिक्षक क्या होता है। तो यदि हम शिक्षक के रूप में हैं तो हमें परमहंस के स्थान पर जाने की कोशिश करनी चाहिए, और विद्यार्थी के रूप में हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीख करके पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसे भी विमर्श आते हैं कि भारत तो एक नहीं था, यहाँ पे ज्ञान नहीं था, यहाँ पे परंपराएं नहीं थी। तो हमें उसको कैसे बनते हैं कि विमर्श कैसे खड़े होते हैं मुहावरे के तौर पे, जैसे जो जीता वो सिकंदर। अब जब आप सिकंदर को पढ़ेंगे तो सिकंदर तो आज का जो 47 के बाद का भारत है वहाँ तो आया ही नहीं, लेकिन फिल्म तो 47 के बाद बनी, क्योंकि इतना पॉपुलराइज कर दिया गया समाज के बीच में, डीपली रूटेड हो गया कि हमारे मन में कॉग्निशन में कहीं ना कहीं ये आ गया जो जीता वो तो सिकंदर है। इसी तरह से जाति व्यवस्थाओं के ऊपर है
हमने रविदास जी जिनको कहते हैं संत रविदास, बनारस में थे, सिकंदर लोधी ने अपना आदमी भेजा, उनको बंदी भी बनाया। बंदी बनाने के बाद लेकिन जो उन्होंने कहा उसके बारे में जिक्र नहीं करते, ना हम बताते हैं, क्योंकि हम पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि हमको भी पढ़ाया नहीं गया, तो मेंटरशिप का अभाव है। तो शिक्षक इसलिए नहीं उसको इतनी सैलरी या इतना डिजिग्नेशन है या इतना सम्मान है कि वो सिर्फ एक क्लास डिलीवर करे और कोर्स का सिलेबस पूरा करके बाहर निकल जाए। शिक्षक का मेंटरशिप तो उसके बाहर भी है। प्रोफेसर अभय जी जैसे चिकित्सकों की ज़रूरत है जो समाज के बाहर काम कर रहे हैं, समाज में समर्पित होकर के उन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं जिनको आवश्यकता है, जिनको चिकित्सीय परामर्श की ज़रूरत होती है। ऐसे प्रत्येक शिक्षक को आज करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि वेद धर्म से बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर क्यों छोड़ूं इसे और अपना लूं झूठ कुरान। ये संत रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी। वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गला काटो कटार। और उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद की सबको कहानी मालूम है कि उसके बाद का परिदृश्य क्या रहा। तो इसलिए हमें इन सबको समझने की आवश्यकता है। एक स्कॉलर हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड एंड नॉट एवरीथिंग दैट इज़ काउंटेड ट्रूली काउंट्स। इसको मैं जब अपने भाषा में व्याख्या करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड का मतलब है कि हर व्यक्ति जिसको ज्ञान है ज़रूरी नहीं कि प्रोफेसर हो, और हर प्रोफेसर को ज़रूरी नहीं कि ज्ञान हो। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई कुर्सी में बैठा हुआ है तो महापुरुष है। हमें महापुरुष को समझने के लिए दूसरे एंगल की ज़रूरत है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिला। यदि हम किसी संस्थान में सेवा कर रहे हैं तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक को ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शिक्षक जिस समाज को जिस डायरेक्शन में ले जाएगा उसी डायरेक्शन में हम उसको ले करके जा पाएंगे, यह समझने की आवश्यकता है मेरे दृष्टिकोण में। इसी तरह से कई दृष्टांत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को टाटा ने विवेकानंद जी की प्रेरणा से खोला। सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये सब तो आज़ादी के कालखंड से पहले के हैं, उस दौर से पहले के हैं। इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था पहले इतनी जल्दी डिटेरियोरेट नहीं हुई, लेकिन आज किस तरह से आगे बढ़ रही है, आज किस तरह से एआई के ज़माने में हमको आगे चलाना है, ये सब समझने की आवश्यकता है। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी रेड एफएम पे बोल रहे थे कि ये जो जॉनी जॉनी यस पापा है, बोले ऐसे राइम्स बच्चों को सुनाए नहीं जाने चाहिए, सिखाए नहीं जाने चाहिए। तो जो आरजे निधि ने पूछा कि आप बताइए मंत्री जी, तो ये क्या है इसमें दिक्कत। तो उसने कहा कि देखिए ये जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, बोले झूठ बोल रहा है बच्चा, जो है कि बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं हम पहले दिन से। तो यानी गवर्नेंस लेवल पे भी इस तरह के प्रयास होने चाहिए। तो उन्होंने पूरी बताया उस बात में। फिर टेलिंग लाइज, बोले नो, फिर झूठ बोल रहा है। फिर बोले ओपन योर माउथ, तो उन्होंने पूरा बताया, उसका वृत्तांत किया। फिर बोले दूसरे क्या है, जो मैडम ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम ने भी कहा कि हमारी जो संस्कृति है इंडिविजुअलिस्टिक नहीं रही, लेकिन रेन गो अवे में वो कह रहा कि क्योंकि मुझे खेलना है तो इसलिए आज बारिश नहीं होनी चाहिए। हम अपना सुख देख रहे हैं, अपना इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे चल रही है, तो कलेक्टिविज्म कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की राइम्स को बच्चों के मन मस्तिष्क पे, क्योंकि वो कोमल हैं, उनके लर्निंग की जो एज है, उस एज में इस तरह के डीपली रूटेड जो कि उनके माइंडसेट को बदल सकते हैं, ऐसे राइम्स को हटाने की आवश्यकता है। इनको चेंज करने की ज़रूरत है और इसकी जगह पे दूसरे जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा से आधारित हैं उनको रखने की ज़रूरत है। शिक्षक के गुणों क्या होने चाहिए, इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। एक एजुकेशन के प्रोफेसर हुए वेस्टर्न में, एरियोला, उन्होंने 2007 में रिसर्च किया और उन्होंने 5 लक्षण बताए। नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट डिलीवरी, कम्युनिकेशन, ये वो डेमोन्स्ट्रेशन, सारी तरह की बातें बताने के बाद 5 से ज़्यादा नहीं बता पाए। लेकिन हमारे वहाँ जो स्कंद पुराण के अंदर गुरु गीता है, स्कंद पुराण के अंदर पुराणों में अलग से शास्त्र है गुरु गीता के अंदर, तो उसमें जो शिक्षकों के बारे में बताया गया उसमें 10 लक्षण बताए गए, 7 लक्षण हमारे वहाँ, उन्होंने तो 5 बताए थे एरियोला ने। हमारे वहाँ की विद्वतम दक्षताशीलम संक्रांति अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्तम सचे सत्य प्रसन्नता। कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, हमेशा क्लास में शिक्षक को प्रसन्नचित भाव से ही अपना व्याख्यान डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का वो रोल मॉडल होता है। और इन 7 लक्षणों पर हमारे एक प्रोफेसर ने एक स्केल बनाया, और आजकल MMTTC में जहाँ भी हम लीडरशिप एंड गवर्नेंस पे चर्चा करते हैं वहाँ पर हम जरूर उस स्केल से टीचर्स के मूल्यांकन करवाते हैं कि आप अपने आप को मूल्यांकित कीजिए। तो ऐसे कई श्लोकों पर आज देश में काम हो रहा है। हमारे भारत में
कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बहुत इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, खासतौर से मध्य प्रदेश में और गुजरात में शिक्षण संस्थानों में बहुत डिटेल में कार्य हो रहे हैं। गुजरात के अंदर तो मैडम ने मुझे भेजा था, मैं एक हफ्ते रह के आया, क्योंकि हिंदू अध्ययन केंद्र हमारे वहाँ संचालित हो रहा है, उसमें हम लोग भी उसको यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि पांडुलिपियों पे बहुत विस्तार से कार्य हो रहा है। तो ऐसे जो छोटे छोटे श्लोक हैं, इसी तरह से आचार्य चाणक्य का जो सप्तांग थ्योरी है, उसमें गवर्नेंस के भी मॉडल कई बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने की आवश्यकता है, क्योंकि जन्म से कोई भी व्यक्ति, हमारे वहाँ जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं है, कर्म आधारित रही है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। संस्कारात यानी टीचिंग एंड एजुकेशन से वो द्विज हो जाता है, जिस प्रकार की शिक्षा लेगा। और इसी को विस्तार से बताते हुए आचार्य सिद्धेश्वर महाराज जी ने बॉडी को 4 भागों में बांटा, और उन्होंने कहा कि ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी और ग्रेट कॉजल। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर ही ये 4 वर्ण हैं, किसी अलग अलग जगह पे नहीं, हर व्यक्ति के अंदर ये 4 हैं। ग्रॉस लेवल पर हम सर्विस में हैं, फिर उसके बाद ऊपर हम सटल बॉडी के अंदर हैं, जहाँ पर हम गुणा भाग देख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस में चल रहे हैं, फिर हम मर्चेंट में आगे, मतलब फिर कॉजल में आगे, जहाँ पर हमको थोड़ा सा वॉरियर ब्रेवरी का आया, और फिर हम जब ग्रेट कॉजल में चले गए। तो ये स्कंद पुराण से लेकर के सिद्धेश्वर महाराज जी ने अपनी पुस्तक में इसको बहुत डिटेल में व्याख्यान किया है। और इसका वर्णन भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 41 वर्ष में करते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव परहो वैर्गुण। ये उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का इनके स्वभाव के अनुसार 3 गुण, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन गुणों के त्रिगुण थ्योरी भी आजकल वो काफ़ी स्कॉलर इस पर भी काम कर रहे हैं। कुल मिला के आज के इस कैपेसिटी बिल्डिंग का, पाक्षिक मिलन का, अभ्युदय भारत अभियान के तहत इस वार्षिक उत्सव का हमारा जो एनुअल फंक्शन होगा, ऐसा हम सभी लोगों ने तय किया है कि उसको हम ऐसे ही कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रमों के माध्यम से करेंगे। साल में एक बार हम लोग इस तरह से ज़रूर मिलेंगे। इसका उद्देश्य है कि हम अपने कंटेंट को, अपने जो भी विमर्श है भारतीय ज्ञान परंपरा को, उसका अध्ययन करें। जैसा कि आदरणीय प्रांत प्राचार्य जी डॉक्टर शैलेंद्र जी भाई साहब ने हमारा मार्गदर्शन किया, और माननीय कुलपति महोदया का संदेश है कि हम अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे विमर्श के विषय हैं जिन पर और भी सत्र में अभी पैनल डिस्कशन होगा, उसमें जिक्र होगा। प्रोफेसर सुथार साहब भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो कुल मिला के आज का जो विचार था हमारा, संक्षेप में ये बताना था कि इसका क्या महत्व है। आप लोग आए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और जो आगे कार्यक्रम संचालित होंगे, कुल मिला के हम 5 मिनट का समय, चाहे हम अभय जी की तरह मेडिकल चिकित्सा में हों, चाहे हम भालचंद जी की तरह केमिकल इंजीनियर हों, या अंकित जी की तरह हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हों, लेकिन हम ज़रूर 5 मिनट भारतीय ज्ञान परंपरा, अपने महापुरुषों के बारे में ज़रूर बताएं। क्योंकि उनसे प्रेरणा यदि हमारे विद्यार्थी, और रोज़ बताने से क्या होगा कि 3 साल 4 साल की बीटेक है, 5 साल का MBBS का कोर्स है, या कोई भी पाठ्यक्रम के अंदर हमें ज़रूर 5 मिनट अपने महापुरुषों पे उस विषय से रिलेटेड, जैसे माइक्रो फाइनेंस का है तो हमको बताना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस मोहम्मद यूनुस से पीछे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि माधव पई ने तो 2000 MBBS की डिग्री करने के बाद 2025 में ही उन्होंने 25 पैसे से बैंक शुरू कर दिया था। ऐसे कई प्रकल्प उन्होंने शुरू किए। इस तरह से कई सिंडिकेट बैंक बनाया, जिसको 69 में हम कहते हैं कि इस सरकार ने, उस मंत्री ने, उस सरकार ने इसको नेशनलाइज किया। लेकिन उसके जनक तो एक MBBS डॉक्टर थे, जिन्होंने गांव के अंदर देखा कि लोग मेरी फीस नहीं चुका पा रहे हैं, और एक MBBS डॉक्टर ने बैंक ही नहीं बनाए, उन्होंने यार्न कंपनी बनाई, उन्होंने डेयरी का भी फार्म शुरू किया, और गांव के लोगों के रोजगार को जोड़ने का कार्य किया। तो एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया। ऐसे कई प्रेरक प्रसंग हमारे शास्त्रों में हैं, जिनको हम अपने उद्बोधन में, अपने व्याख्यान को कोरिलेट करते हुए, ऐसे चिकित्सा शास्त्र में हैं, ऐसे हर विज्ञान के अंदर सत्येंद्रनाथ बोस से लेकर के जगदीश चंद्र बोस तक, ऐसे तमाम विज्ञान और हर विषय में ऐसे हमारे विद्वानों की बड़ी श्रेणी है। और अर्थशास्त्र में तो आचार्य कौटिल्य ने हमको गवर्नेंस का भी एक आदर्श मॉडल दिया, और आदर्श मॉडल तो अहिल्याबाई होलकर का भी गवर्नेंस का है, और महाराजा पृथु का भी है। ऐसे तमाम गवर्नेंस के मॉडल हम सबके बीच में हैं। आवश्यकता है कि हम अपने आप को इक्विप करें और इनका काउंटर करें। मुझे लगता है कि इस तरह के पाक्षिक मिलन के कार्यक्रमों में ज़रूर आप लोग हर 15 दिन में थर्सडे को कार्यालय में आएंगे। आपके विचार हम लोगों को
हम लोगों को प्रेरित करेंगे और आगे की दिशा तय करने में मदद करेंगे। और अभ्युदय भारत अभियान से जुड़े विद्यार्थियों के बीच में हम लोग कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण का कार्य होगा। भारत विकसित भारत 2047 की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।